ओके, सो एसिड बेस एंड सॉल्ट में आगे बढ़ रहे हैं आज, ठीक है ना। बेसिकली इंडिकेटर्स तक पढ़ लिया था हमने कि इंडिकेटर्स होते क्या है, ठीक है। उनमें मैंने मिथाइल ऑरेंज बता दिया, लिटमस बता दिया, फिनोफ्थलीन बता दिया, ठीक है, और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बता दिया, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चीज होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी क्या है, आप जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उन इंडिकेटर से आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि स्ट्रेंथ कैसी है एसिड की या बेस की, स्ट्रेंथ कैसी है, वो कितना स्ट्रेंथफुल है, ठीक है। उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है जो बता देता है कि स्ट्रेंथ कैसा है। एसिड है तो एसिड कितना स्ट्रांग है, बेस है तो बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ठीक है। उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, बेसिकली ये मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, ऑर्गेनिक डाइज का। डाई जानते हैं ना, हाँ, कलर से रिलेटेड डाई, कलर डाई, हेयर डाई सुना है, हाँ। तो ऑर्गेनिक डाइज का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। इसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, पीएच। क्या समझना पड़ता है? पीएच, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज होता है, ठीक है ना, जो डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड या बेस के साथ डिफरेंट कलर देता है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट कलर देता है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइज है, ठीक है ना। अच्छा, अब है क्या कि इसको पूरे तरीके से समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पीएच। पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बेसिकली क्या है कि पीएच का एक फॉर्मूला है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये जो है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+। ब्रैकेट में से लिख करके H+ लिख दिया, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H+। यहां देखो पीएच लिखा है ना, तो इसलिए यहां क्या लिखा है? H+, और P की वजह से यहां -log लिख दिया है। क्या लिखा है? -log। तो बेसिकली अब पीएच क्या है? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, क्या बोलेंगे? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन, इसको हम क्या कहते हैं? पीएच, ठीक है। पीएच मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन के कंसंट्रेशंस का नेगेटिव लॉग निकाल लेते हैं तो हम उस चीज को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है ना। बस इसको समझ लीजिए कि पीएच क्या होता है। बेसिकली इस पीएच वैल्यू से एक पीएच स्केल निकालते हैं। अच्छा बताओ, अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन मतलब मेरा एसिड है या बेस है? एसिड है ना। अच्छा, H+ आयन जितना ज्यादा होगा मतलब एसिड मेरा, अच्छा H+ आयन, अच्छा देखो यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका कंसंट्रेशन जितना बढ़ाओगे ये वैल्यू कितनी होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यानी कि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी मेरा एसिड उतना, समझ में आ रहा ना? पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ये मैं यहाँ एक स्केल बना रहा हूँ, मतलब ये स्केल है, जैसे सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये भी एक स्केल है जिसपे वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक की है। कहाँ तक की? 14 तक की। मिनिमम 0, मैक्सिमम 14, ठीक है। बीच में क्या आएगा? 7, ठीक है। अब देखिए, जिसका पीएच, ये पीएच स्केल है, कौन सा स्केल है? पीएच स्केल। जिसका पीएच 7 है वो बीच में है। बीच में मतलब ना तो एसिड है और ना तो क्या है, वो न्यूट्रल है। कैसा है? अच्छा, मैंने बताया कि पीएच जितना कम होगा मतलब H+ का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो पीएच जितना कम होगा मेरे एसिड उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। मींस जैसे जैसे मैं 7 से इधर आऊंगा क्या बढ़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बढ़ेगा? और जैसे जैसे 7 से इधर जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब बेस कैसा होता चला जाएगा?
स्ट्रांग होता चलेगा। मींस यहां पे इस साइड में, मतलब जहां पे 6 5 तक की बात करूं तो मेरा अगर pH 6 या 5 आ रहा है मींस मेरा एसिड है। सब्सटेंस क्या है? एसिड है या फिर एसिडिक है। कैसा है? लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? वीक है। तो ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और ऐसे ही अगर 8 या 9 या 7.5 अगर है तो वो क्या है? बेस है। लेकिन कैसा है? वीक है। समझ में आ रहा है? वीक बेस है। और अगर मेरा pH 1 के पास आ गया तो मेरा एसिड कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो pH स्केल क्या है? pH स्केल बताता है कि मेरा एसिड या बेस कितना स्ट्रांग या वीक है। ठीक है ना? बेसिकली दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। pH स्केल क्या बताएगा? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा फिर से याद कर लो, pH जितना कम होगा मेरा एसिड उतना, और pH जितना ज्यादा होगा मेरा बेस उतना स्ट्रांग होगा, एसिड उतना वीक होता चला जाएगा। क्लियर है ना? पक्का? तो पहले ये जितना बना है इतना ड्रॉ कर लीजिए। ओके ओके। सो अब देखो, अभी तक तो ये हुआ कि pH स्केल क्या है, ठीक है, और pH के अकॉर्डिंग कैसे वैरी करता है। अभी मैंने ये कहा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझने के लिए pH समझना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एग्जांपल है pH पेपर। क्या नाम है? अब pH पेपर पे भाई साहब नंबर नहीं लिखा होता है। ठीक है? pH पेपर मैं क्या कर रहा हूं, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक डाइट से बनता है। ठीक है ना? और जब हम इसको एसिड या बेस में डिप करते हैं तो ये उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना कलर देता है। ठीक है? तो आप जरा समझ लेते हैं। मैं यहीं पे pH स्केल की जगह pH पेपर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? pH पेपर। और मैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखूंगा कि कौन सा कलर होता है। ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, कभी आज तक बेस अटैक का नाम सुना है? एसिड अटैक का नाम सुना है? हाँ, एसिड अटैक, मुंह जल जाता है उससे, है ना? मतलब इन एक्चुअल एसिड अटैक होता है जिससे पागल लोग करते हैं ये। ठीक है ना? हाँ, कूट काट के इनको ठीक कर देना चाहिए वैसे। ठीक है? लेकिन फिर भी मैं एक आपको टर्म समझाना चाहता हूँ कि एसिड अटैक का नाम सुना है ना? एसिड फेंक करके जलाने की कोशिश करते हैं या एसिड से ही ज्यादा जलता है आदमी। कभी बेस अटैक का नाम सुना है? नहीं सुना है ना? सोचा है क्यों? ज्यादा स्ट्रेंथफुल जलाने के मामले में कौन है? एसिड है। मतलब ज्यादा खतरा किससे है? एसिड से। अच्छा खतरे का निशान कौन सा, किस कलर का होता है? किस कलर का होता है खतरे का निशान? रेड कलर का। तो आपको पता है यहां पे 0 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के पास अगर मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कलर कौन सा आएगा? रेड आएगा। ठीक है? अच्छा रेड के बाद अगर ये तो एकदम खतरा हो गया। अच्छा जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको पता है ना, ट्रैफिक में ट्रैफिक के जो कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? शाबाश। येलो मतलब क्या होता है? हाँ, रेडी फॉर गोइंग। और ग्रीन मीन्स क्या होता है? गो। ग्रीन मीन्स अब कोई खतरा नहीं है, अब आप जाइए। रेड मतलब अब खतरा है, अब आप जाएंगे ना तो उधर से कोई ठोक देगा आपको, है ना? येलो मतलब तैयार रहो, अब एकदम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है? और फिर ग्रीन का मतलब है एकदम जाइए। तो अब ग्रीन पे आते हैं। ग्रीन का मतलब एकदम जाइए, ग्रीन में कोई खतरा नहीं है। मींस ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूट्रल को। ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूट्रल को। तो रेड खतरा हो गया, ग्रीन हो गया न्यूट्रल। रेड हो गया एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड, रेड क्या हो गया? ग्रीन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है? अब इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे येलो। क्या आएगा? येलो। अच्छा येलो तो कहता है ना कि अब एकदम तैयार हो जाओ, अब कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ये वीक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको? वीक एसिड को। अच्छा लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक के बिटवीन हमेशा एक चीज होती है मॉडरेट टाइप की। कैसी? मॉडरेट। ठीक है ना? मतलब वो ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन ना तो बहुत वीक है। वो कैसा है? मॉडरेट है। तो अब बताओ रेड और येलो को मिल करके कौन सा कलर बनता है? शाबाश, ऑरेंज। ठीक है? तो इधर वाला समझना तो बहुत इजी गोइंग है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इधर वाला ना मैंने आपको लाइव पैटर्न से समझा दिया। लेकिन बेस वाले में क्या है, वो इतने स्ट्रांग होते नहीं है कि वो जला दें। तो इसलिए खतरे वाली कोई बात नहीं होती है बहुत। कौन सी वाली? तो इसलिए उनके कलर्स बड़े अलग हैं। ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल ग्रीन के बाद जो कलर आता है वो होता है ब्लू। कौन सा? ब्लू। मीन्स यहां पे अगर मैं ब्लू लिखूं, मैं ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वीक बेस को। ठीक है, वीक बेस को। ब्लू के बाद कौन सा कलर है? इंडिगो। इंडिगो। और इसको याद करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ शाबाश। और उसके बाद वायलेट। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे याद होता है। इसको याद करते हैं। आपको पता है ना, आपने वो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, वही 7 कलर्स यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन समझना इससे है कि रेड वाला क्यों एसिड की तरफ रहेगा, क्योंकि वो खतरनाक होता है। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, याद तो है विबग्योर। ग्रीन वाला आपने न्यूट्रल पे रख लिया, वो आपको याद है। ठीक है, ग्रीन वाला कहाँ रख लिया? न्यूट्रल पे, वो आपको याद है, तो बीच में आएगा। मींस अब देखिए ये एक चीज, क्योंकि इधर 4 टर्म्स है, उधर कितने? केवल 3 है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो आपको कैसे क्लियर होना है? V आपको सबसे राइट हैंड साइड में लिखना है और वहां से उल्टा लिख देना है विबग्योर। और G कहां पे रहेगा? न्यूट्रल पे। मतलब उसके बाद वाले सब क्या है? एसिड है। ठीक है, तो वायलेट हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे 13, 14 और 15 से मतलब नहीं है भाई साहब। ठीक है, अच्छा इंडिगो क्या हो गया? वेरी गुड। और ब्लू क्या हो गया? वीक और वेरी वीक। हाँ, और ग्रीन क्या हो गया? फिर इधर येलो, ऑरेंज और रेड। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का? तो ये कलर एकदम आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पीएच पेपर के कलर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि कौन सा कलर आएगा, या फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, एक्सपेरिमेंट बेस्ड कहेगा आपको एक सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, उसमें पीएच पेपर डाला, ये कलर आया। रोहन एक लड़का है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, उसको पीएच पेपर दिया है, सोल्यूशन दिया, उसने पीएच पेपर डाला सोल्यूशन में, ये कलर आया। बताओ एसिड है कि बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। तो उसमें आप बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसा भी क्वेश्चन पूछा होगा उस अकॉर्डिंग। ये क्लियर हो गया कलर ना? एकदम क्लियर है। विबग्योर पता है ना? हाँ, इजी गोइंग। और विबग्योर हमेशा से ही इन एक्चुअल वो उल्टे साइड में ही लिखा जाता है। जैसे एक चीज होती है ना, किसी चीज को टॉप टू बॉटम लिखते हैं या लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो भाई साहब ना तो ये टॉप टू बॉटम लिखा जाता है और ना तो ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। जब तो इसको टॉप टू बॉटम लिखने की बात होती है तब भी इसको नीचे से ऊपर लिखता है। ठीक है, बताएंगे वो जब आगे क्लास 11th में आता है, वो वहां पे पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी ये कलर्स नोट कर लीजिए। ओके, हाँ ओके। सो अब आगे बढ़े। अभी क्या है, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, ये जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं, ये आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके मुंह का पीएच, अच्छा आपको पता है आप जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो होता है उसको टेस्ट करते हैं ना आप हमेशा ही, वो खट्टा लगता है क्या? नहीं लगता है। कैसा लगता है? नहीं, सॉल्टी नहीं लगता है वो। सॉल्टी वो, अच्छा तुम सॉल्ट वाला, आपके टूथपेस्ट में सॉल्ट है क्या वाला बता रहे हो? वो बेसिक होता है हमेशा। कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक क्यों होता है? क्योंकि आपके मुंह में जो आपके जो दांत हैं, ठीक है, उनमें जब जाके कुछ फंसता है तो वो चीज़ सड़ने लगती है। क्या होने लगती है? सड़ने लगती है। और जब वो चीज़ सड़ने लगती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ की बढ़ जाती है, वो एसिड बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? एसिड। और पता है अगर आपके मुंह का पीएच एक परफेक्ट वैल्यू से कम हो जाए, यानी कि ज़्यादा कम हो जाए, तो आपके दांत गिर जाएंगे। इसीलिए आप जो टूथपेस्ट करते हैं वो बेसिक होता है, ताकि आपके मुंह का पीएच, आपके माउथ का पीएच जो रहे वो मेंटेन रहे। हाँ, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, बैलेंस कर देगा। तो आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है पीएच का। मिल्क का भी जो पीएच होता है वो 6.6 के अगर अराउंड में आ जाए, मतलब अगर खट्टा हो जाए, तो उसको मानते हैं वो खराब हो गया। क्या हो गया?
खराब हो गया, ठीक है। अच्छा और एक चीज और समझ लीजिए, मिल्क में ना लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, लैक्टिक एसिड तो मिल्क खट्टा तो लगता नहीं है ना, मिल्क खट्टा नहीं लगता है ना, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, मतलब ये वीक एसिड टाइप का है। कैसा है? ठीक है। अच्छा उसके बाद जो आपका अंगूर होता है या जो नींबू होता है वो खट्टा लगता है, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे बताओ विनेगर, विनेगर जानते हो ना? हाँ, एसिटिक एसिड, शाबाश, एसिटिक एसिड। कभी टेस्ट किया है विनेगर को? नहीं किया है? अरे घर में सिरका नहीं खाए हो? सिरका नहीं जानते हो? हैं? खटाई बनाने के लिए हमेशा इसका यूज होता है। अच्छा वो बताओ, ये ज्यादा खट्टा होता है कि अंगूर ज्यादा खट्टा होता है? विनेगर ज्यादा खट्टा होता है ना। मींस अब मेरा देखो ग्रेप्स, ठीक है, समझ रहे हो? अब अगर तुमको पीएच का कंपैरिजन आ जाए, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उससे कम है और ये सबसे कम है, ये मॉडरेट टाइप का है। कैसा है? मॉडरेट। अगर तुमको पीएच का कंपैरिजन आ जाए तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये पीएच का कंपैरिजन हो गया। क्या हो गया? पीएच का कंपैरिजन। केवल दिमाग लगाना है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, वो बहुत खट्टा तो लगता नहीं है, मतलब मेरा लैक्टिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। उसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स तो बहुत मीठा लगता है सर। नहीं नहीं नहीं, मीठा वाला ग्रेप्स अलग बात है, मीठा नहीं लगता है ग्रेप्स, ग्रेप्स तो खट्टा ही लगता है। ग्रेप्स में जो एसिड है कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, टार्टरिक एसिड। किसमें? हाँ इमली में, हाँ इमली में भी टार्टरिक एसिड होता है, तो इमली भी खट्टा मीठा ही लगता है, ठीक है। सबसे ज्यादा खट्टा कभी खा करके देखिएगा विनेगर लगता है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास विनेगर, एसिटिक एसिड हो गया, ग्रेप्स, टार्टरिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया दूध में, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया। क्या हो गया? कंपैरिजन। अच्छा आपकी लाइफ में पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ। ये वाला पोर्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ जो है, यहां से एक क्वेश्चन गारंटीड सीबीएसई में आएगा, गारंटीड आएगा, ठीक है। मतलब 100% गारंटी है कि पीएच से एक क्वेश्चन सीबीएसई में जरूर आएगा, यहां से इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस सॉइल में। किसमें? सॉइल में। आपको पता है आपके सॉइल का पीएच कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी चीज उगा सकते हैं। जैसे अगर आपके सॉइल न्यूट्रल टाइप का है ना, तो आपके यहाँ गन्ना बहुत बढ़िया होगा। क्या बहुत बढ़िया होगा? गन्ना, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपका सॉइल एसिडिक टाइप का है, कैसा है, तो आपके यहाँ गन्ना नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। आपका सॉइल अगर बेसिक टाइप का तो भी आपके यहाँ गन्ना नहीं हो सकता, ठीक है। आप धान खूब उगा सकते हैं, क्या? धान, पैडी, ठीक है, वो आप खूब उगाइए। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पीएच पे डिपेंड करती है, समझ में आ रहा है। तो आपको बस इतना ही समझना है कि पीएच का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। तो हमारी लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस सॉइल की टेस्टिंग में है। सॉइल को टेस्ट करके और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या उगाएंगे या किस चीज़ की फर्टिलिटी हमको अच्छी मिलेगी वो डिसाइड करने में है, ठीक है। दूसरा भी बताइए, ह्यूमन टूथ डिके में है। आपके माउथ का पीएच मेंटेन नहीं रखेंगे आप तो आपके दांत गिर जाएंगे, हाँ बचपन में ही बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, बताया ना। तीसरा आपको पता है आपके ब्लड के भाई पीएच मेंटेन रहना चाहिए। आपके ब्लड, आपके यूरिन, इन सब का पीएच टेस्ट करके ये पता लगा दिया जाता है कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है। बहुत सारी डिजीज का आइडेंटिफिकेशन ब्लड और यूरिन के पीएच को कैलकुलेट करके बताया जाता है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि जो ब्लड होता है वो एल्कलिन होता है। ये 7.5 के अप्रॉक्स में मैं कह रहा हूँ, 100% आई एम नॉट श्योर, 7.5 के अप्रॉक्स में ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। मींस ब्लड कैसा होता है? एल्कलिन, यानी कि बेसिक होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आता है, ब्लड कैसा होता है? ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है, या इसी को कहते हैं एल्कलिन होता है। बताया ही था कि ब्लड को बेस को एल्कली कहते हैं, तो ये एल्कलिन होता है। ऐसा होता है एल्कलिन। तो अभी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ समझ में आ गई ना, ठीक है।
तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप एकदम दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। ये माउथ का पीएच, ठीक है, ब्लड और यूरिन का पीएच और सॉइल का पीएच, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट है, इन तीनों को लिख लीजिए, और खास करके अगर आप सीबीएसई में हैं। ओके, अब देखो एसिड का और बेस का कोई प्रॉपर्टी है नहीं सिलेबस में, ठीक है ना, केवल इंडिकेटर्स थे, एसिड बेस था, लेकिन फिर भी 1-2 रिएक्शंस है जो मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली एसिड के बारे में कुछ चीजें समझ लीजिए कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा, अदर देन द नाइट्रिक एसिड, HNO3 को छोड़ करके, डाइल्यूट और वीक दोनों ही केस में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो भी एसिड्स हैं, अगर वो डाइल्यूटेड केस में मेटल से रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? और सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, बेस का एक स्पेसिफिक रिएक्शन आप याद कर लीजिए, NaOH प्लस Zn। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए लिखा रहा हूं, ठीक है। NaOH प्लस Zn, किसी को याद है? हाँ बताओ। हाँ शाबाश, हाँ Zn। हाँ, इन एक्चुअल क्या होगा ना, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, तो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जब जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो Na2ZnO2 ये बनेगा, और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसलिए ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, Zn से Na को या Na से Zn को ऐसे रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, Na2ZnO2 बना देगा। इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये रिएक्शन बताना चाह रहा था, ठीक है सर। मैं अब एक चीज होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है सॉल्ट। क्या पढ़ना है? सॉल्ट। इसलिए मैं ये रिएक्शन बता रहा हूँ। ये रिएक्शन नाम से भी पूछा जाता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब याद रखिए, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कम करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अगर दोनों एक जैसी स्ट्रेंथ के हैं, मतलब ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, तो 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा तो सॉल्ट निकलेगा और वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस reduces effect of each other, reduces effect of this reaction is called as, in which there will be product salt and water, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों स्ट्रांग हुए, दोनों क्या हुए, तो 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एसिड स्ट्रांग हो गया लेकिन मेरा बेस वीक हो गया, अब बताओ जरा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि जो स्ट्रांग है उसका इफेक्ट रह जाएगा, जो स्ट्रांग है उसका इफेक्ट रह जाएगा, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिवर्स केस हो जाए, यानी कि अगर एसिड वीक हो जाए और बेस स्ट्रांग हो जाए, तो क्या होगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। पक्का? इसको लिख लो।